हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं एम बड़ोदिया सीएलसी सीकर से मिड सेशन जीटीएस इकोलॉजी का पेपर में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। 50 क्वेश्चंस हैं पेपर में, कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड है। और आइए इन क्वेश्चंस के साथ हम कोशिश करेंगे, हम एफर्ट करेंगे कि मैक्सिमम कंटेंट आप तक पहुंचाया जाए। स्टेप बाय स्टेप एक एक बात डिस्कस करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच जो है उसको भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 151, कंसिडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ ट्रू स्टेटमेंट्स। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है जिसमें ट्रू स्टेटमेंट्स स्टूडेंट्स दिए गए हों। यहां देखिए मेंशन किया गया है, 1 मिनट, कंसिडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है द डिग्रेडेशन ऑफ मैनी हैबिटेट्स बाय पॉल्यूटेंट्स थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ मैनी स्पीसीज। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, जो पॉल्यूटेंट्स है उन पॉल्यूटेंट्स के थ्रू जो डिग्रेडेशन आता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल को अफेक्ट करता है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन इज द लीस्ट, स्टूडेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट सिग्निफिकेंट है ये, लीस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द ड्राइविंग, ये इनकरेक्ट हो गया। फिर लिखा है द इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियस गैरीपाइनस, जो आपको पता है एक्वाकल्चर के लिए हमारी रिवर्स में इंट्रोड्यूस करवाई गई, वो हमारी इंडोजिनस फिशेज के लिए, कैटफिशेज के लिए क्या है, थ्रेट है। तो ये ऑप्शन स्टेटमेंट ए सही है, सी सही है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा आंसर स्टूडेंट्स यहां हो जाना चाहिए सेकंड। द सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर, जिसमें सारे स्टेटमेंट्स स्टूडेंट्स आपको करेक्ट दे रखे हैं। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स 152, द रीजन ऑफ वेरी हाई लेवल ऑफ द स्पीसीज रिचनेस। स्पीसीज रिचनेस का बहुत हाई लेवल जो है एंड द हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म आर। देखिए हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म जो है वो हॉट स्पॉट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आपको ये पता है हॉट स्पॉट्स उन रीजन्स और उन एरियाज को डिटरमाइन किया जाता है जो एग्जैक्टली बायोडाइवर्सिटी लॉस के एक्सेलरेटेड रीजन होते हैं या एक्सेलरेटेड लॉस के रीजन होते हैं, जिनमें एंडेमिज्म का लेवल जो है वो स्टूडेंट्स हाई होता है। और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं वहां स्पीसीज की जो रिचनेस है वो काफी ज्यादा होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका 152 जो है उसका आंसर स्टूडेंट्स हो जाना चाहिए फर्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट, कंसिडर द गिवन फिगर एंड चूज इनकरेक्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट इट। आपको पता है ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट का एक्सप्लेनेशन एक आपको दे रखा है और इसमें आपसे पूछा है करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है। स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोर्ड एरिया बट अप टू ए लिमिट। डेफिनेटली स्टूडेंट्स देखिए इसी को इंडिकेट करता है S इक्वल्स टू CAZ। जो एक्सप्लोर्ड एरिया है उसको अगर आप इंक्रीज करेंगे तो स्पीसीज की रिचनेस और डाइवर्सिटी बढ़ेगी। फिर लिखा है ऑन लॉगरिथमिक स्केल द रिलेशनशिप विद स्ट्रेट लाइन। डेफिनेटली स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होता है ये रिलेशनशिप, जिसको लिखा गया है log S इज इक्वल्स टू log C प्लस Z log A। उसके बाद दिया है इक्वेशन फॉर दिस रिलेशनशिप इज log S इज इक्वल्स टू log C प्लस Z log A। ये प्रॉपर इसमें वही स्टेटमेंट लिख दिया गया है। और फिर लिखा है फॉर फ्रूगिवोर बर्ड्स एंड मैमल्स इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स द स्लोप इज फाउंड टू बी लेस स्टीपर। स्टूडेंट्स ये लेस स्टीपर नहीं होगा, द स्लोप विल फाउंड इज द मच स्टीपर। जैसे देखिए इसके लिए Z का वैल्यू आपको दे रखा है एनसीईआरटी में 1.15। तो इस तरीके से ये जो फोर्थ है वो इनकरेक्ट रेफरेंस हो गया। आपके पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इसमें करेक्ट हैं, हमें इनकरेक्ट ही पूछा गया था। 153 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट, हाँ जी स्टूडेंट्स 154, स्पीसिएशन इज जनरली द फंक्शन ऑफ। आपको स्पीसिएशन फंक्शन पूछा है स्टूडेंट्स। स्पीसिएशन इज जनरली द फंक्शन ऑफ टाइम, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। यहां हमारे पास इवोल्यूशनरी टाइम ऑप्शन दे रखा है। डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं फर्स्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद की बात अगर हम करें, स्पीसिएशन इज जनरली द फंक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, नहीं, ये बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करेगा, एंडेमिज्म को भी डेफिनेटली इंक्रीज कर सकता है, और इकोसिस्टम जो है आप ये कह सकते हैं उसके एक्सप्लोरेशन को भी इंडिकेट कर सकता है। बट एग्जैक्टली स्पीसिएशन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, ये स्टूडेंट्स हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। और जो न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन है इसको आप कहते हैं स्पीसिएशन। ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के केस में आपको दे रखा है कि वहां जो ट्रॉपिकल हैं या ट्रॉपिकल जो एरियाज हैं उनको बायोडाइवर्सिटी के लिए ज्यादा टाइम मिला, क्योंकि वहां स्पीसिएशन के लिए लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम जो है वो स्पीसीज को मिल पाया। क्लियर? सो 154 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स होगा फर्स्ट। नेक्स्ट 155, देखिए 155 में हमें दे रखा है, इसमें मेंशन कर रखा है द टू मेजर डिफरेंसेस बिटवीन कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल आर। देखिए कार्बन और फॉस्फोरस साइकिल की बात अगर हम करें स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कार्बन साइकिल जो है वो कंप्लीटली गैसियस साइकिल है
और जो फॉस्फोरस साइकिल है ये फॉस्फोरस साइकिल स्टूडेंट्स सेडिमेंट्री साइकिल है, इसको आप सेडिमेंट्री साइकिल कह सकते हैं। तो इस केस में देखिए क्या हुआ, वो कह रहा है नो रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ बोथ, दोनों में सिमिलरिटी दे दी एक ये तो, जबकि कार्बन में जो है वो रेस्पिरेटरी रिलीज हो रहा है कार्बन का CO2 के फॉर्म में, और जो फॉस्फोरस है उसका रेस्पिरेटरी रिलीज नहीं होता। एटमॉस्फेरिक इनपुट एंड गैसियस एक्सचेंज, एग्जैक्टली देखिए एटमॉस्फेरिक इनपुट जो है वो CO2 के फॉर्म में कार्बन का हो रहा है, लेकिन फॉस्फोरस जो है उसका गैसियस इनपुट नहीं है, और गैसियस एक्सचेंज जो है वो स्टूडेंट्स आप ये कहेंगे कार्बन का हो रहा है, फॉस्फोरस का नहीं है। फिर कह रहा है डीकंपोजिशन ऑफ बोथ इज रैपिड, ये पॉसिबल नहीं है, तो आपके पास फर्स्ट और थर्ड तो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं हो सकते। साइक्लिंग प्रोसेस एंड प्रेजेंस ऑफ द सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, जो साइक्लिंग प्रोसेस है दोनों की, उनका मेजर डिफरेंस है, और आप ये कह सकते हैं सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। डेफिनेटली देखिए स्टूडेंट्स, जो साइक्लिंग प्रोसेस है वो साइक्लिंग प्रोसेस एक का आपने कहा था गैसियस है, दूसरे का आपने कहा था सेडिमेंट्री है, और जो सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया की प्रेजेंस की बात जहां तक की जा रही है, तो फॉस्फोरस को साइक्लिंग में लाने के लिए बैक्टीरिया का इंपॉर्टेंट रोल है। जहां तक फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन की मैं बात करूं, एटमॉस्फेरिक इनपुट एंड गैसियस एक्सचेंज, ये दोनों ही जो है वो एक तरीके से कार्बन को इंडिकेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स द करेक्ट आंसर विल बी द फोर्थ आंसर जो है वो यहां करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट 156 द फंक्शन ऑफ रिजर्वोयर। रिजर्वोयर का फंक्शन स्टूडेंट्स क्या हो सकता है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लिख के दिया है टू मीट विद द डेफिसिट। डेफिनेटली देखिए साइक्लिंग में और जो रिजर्वोयर है उसमें इम्बैलेंस जो क्रिएट हो जाता है, उस इम्बैलेंस को आप ये कह सकते हैं फिर से एस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो जो डेफिसिट होती है उस डेफिसिट को मेंटेन करने के लिए आप ये कह सकते हैं रिजर्वोयर एक्ट करता है। फिर लिखा है टू इम्बैलेंस, इम्बैलेंस की जगह अगर बैलेंस लिखा होता तो ये सही हो सकता था। इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ में लिखा है टू फाउंड डिसॉल्व्ड इन ओशियंस। तो स्टूडेंट्स यहां आंसर हो जाएगा 156 का फर्स्ट, 156 जो है उसका फर्स्ट आंसर स्टूडेंट्स आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 157। 157 में देखिए हाउ मेनी आर एडिशनल सोर्स फॉर रिलीजिंग CO2 इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में CO2 को रिलीज करने के लिए कितने एडिशनल सोर्स हैं। डेफिनेटली आप ये कहते हैं बर्निंग ऑफ द वुड, वुड की बर्निंग से ऐड होती है। फॉरेस्ट फायर एंड द कंबशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, ये भी डेफिनेटली स्टूडेंट्स आंसर होगा। फॉसिल फ्यूल आपको दे रखा है, फॉसिल फ्यूल बर्निंग से भी ऐड होगा, तो ABC जो है वो ऐड करने वाले ऑप्शन है। वोल्केनिक एक्टिविटी जो है स्टूडेंट्स, इसके केस में आप परफेक्टली नहीं कह सकते कि CO2 ऐड होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी द 3, जो 3 है वो करेक्ट आंसर होगा। हाउ मेनी एडिशनल सोर्सेज आपसे पूछे गए थे, कितने अतिरिक्त स्रोत हैं CO2 की विमुक्ति के जो एटमॉस्फेयर में CO2 को ऐड करवा देते हैं। नेक्स्ट 158 डीकंपोजिशन इज लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं डीकंपोजिशन जो है दैट इज लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। इनऑर्गेनिक प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये नहीं होगा, इनऑर्गेनिक प्रोसेस नहीं है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को रिलीज करवा दिया जाता है डीकंपोजर्स के थ्रू। फिर लिखा है ऑटोट्रॉप्स डिपेंडेंट प्रोसेस, ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड नहीं करती है, डीकंपोजर्स पे डिपेंड करती है। एंड वाटर सॉल्युबल CO2 रिक्वायरिंग प्रोसेस, नहीं स्टूडेंट्स ये ऑटो रिक्वायरिंग प्रोसेस ही है, इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा 158 का वो आप कह सकते हैं आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट 159 बच्चों, 159 जो मेरे सामने है, एज बिलो गिवन फैक्टर्स रेगुलेट, नीचे दिए गए जो फैक्टर्स है वो क्या रेगुलेट करते हैं। पहला लिखा है सोलर इनपुट, फिर लिखा है डे लेंथ, साइकिल ऑफ द टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशन। देखिए ये सारे जो फैक्टर हैं वो आपको इकोसिस्टम का जो इंट्रोडक्शन दे रखा है उसमें एक पॉन्ड इकोसिस्टम का एग्जांपल आपको दिया गया है, और वो जो पॉन्ड इकोसिस्टम है स्टूडेंट्स, उस पॉन्ड इकोसिस्टम में ये सारी बातें आपको मेंशन करके दी है। सोलर इनपुट होगा तो इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी मेंटेन करेगा। डे लेंथ जो है वो बेसिकली फोटो पीरियड इस प्लांट के केस में इंपैक्ट आता है, और डे लेंथ से ही टेम्परेचर वहां जो है वो क्रिएट होगा। क्लाइमेटिक कंडीशन, साइकिल ऑफ द टेम्परेचर, ये सब जो है वो नियमन करेंगे, रेगुलेट करेंगे इकोसिस्टम का, इकोसिस्टम एज ए फंक्शनल यूनिट। ये ठीक है। फिर देखो लिखा और ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ ए पॉपुलेशन, ओनली किसी एक पॉपुलेशन को ही रेगुलेट करें, ये सही बात नहीं है, हालांकि ये फैक्टर्स पॉपुलेशन को रेगुलेट करते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द कम्युनिटी, ये इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर का रेफरेंस है, इसमें लाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और ग्रॉस प्रोडक्टिविटी ऑफ हेटेरोट्रॉप्स, स्टूडेंट्स हेटेरोट्रॉप्स की ग्रॉस प्रोडक्टिविटी नहीं होती, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी होती है ऑटोट्रॉप्स की। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ 159 का आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट, which of the following biotic interaction are more significant to determine habitat of an organism। तो देखिए आपको NCERT में दे रखा है फर्स्ट चैप्टर में किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटेट है उसको डिटरमाइन करने के लिए
स्टूडेंट्स फिजिको केमिकल फैक्टर आपको दे रखा है। फिजिको केमिकल फैक्टर्स जो हैं, जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, वो तो रोल प्ले करते ही हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स बायोटिक फैक्टर भी रोल प्ले करते हैं। और ये जो बायोटिक फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, इनमें स्टूडेंट्स आपको दे रखा है प्रीडेशन होगा, यहाँ इसके अलावा पैरासिटिज्म होगा, और इसके साथ साथ आप कह सकते हैं पैथोजेंस जो हैं उनकी प्रेजेंस होगी, तो पैथोजेनिसिटी आप कह सकते हैं। और एक स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कंपटीशन। तो आप ये देखिए जितने सारे फैक्टर आपको दे रखे हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट को डिटरमाइन करने में एबायोटिक फैक्टर्स के साथ जो इंपॉर्टेंट रोल है वो स्टूडेंट्स किसका है, नेगेटिव इंटरेक्शंस का। सो 160 का जो आंसर है वो स्टूडेंट्स यहां हो जाएगा सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट 161 पे आते हैं। चूज द फैक्टर और फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर फॉरेजिंग, माइग्रेटरी एंड रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज। देखिए फॉरेजिंग पैटर्न लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने चेंज कर लेते हैं, माइग्रेटरी एक्टिविटी ऑर्गेनिज्म की होती है, और उनके जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी होती है इनके लिए फैक्टर डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं लाइट है। जो एबायोटिक फैक्टर स्टूडेंट्स वहां भी आपको ये दे रखा है। एनसीईआरटी जो 11th की है, फर्स्ट चैप्टर अगर आपको याद हो तो वहां भी ये जो लाइट के इंपैक्ट हम वो दे रखे हैं। अब देखो लाइट इंटेंसिटी का इंपैक्ट जो है वो तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि लाइट इंटेंसिटी जो है वो अल्टीमेटली आप ये कहेंगे जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। तो लाइट इंटेंसिटी का इंपैक्ट स्टूडेंट सबसे ज्यादा होगा। फिर लाइट क्वालिटी और लाइट ड्यूरेशन की बात करें तो लाइट क्वालिटी में जो स्पेक्ट्रम है उस स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रल क्वालिटी की बात की जाती है। देखो स्पेक्ट्रम यहाँ जो होता है वो कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे यहां दे रखा है आपको फॉरेजिंग, माइग्रेटरी एंड रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, तो स्पेक्ट्रल क्वालिटी कुछ तरीकों में या कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो फोटोपीरियडिज्म प्लांट्स में अफेक्ट कर सकती है। और इसके अलावा जो ड्यूरेशन है ये स्टूडेंट्स डे लेंथ डिसाइड करता है, और ये डे लेंथ जो है वो डायरेक्टली टेम्परेचर से भी कनेक्ट होता है। इसलिए मैं यहाँ कह सकता हूं जो आंसर होगा वो फोर्थ हो जाएगा, मोर देन 1। तो 161 का जो आंसर है वो आपके पास आ गया फोर्थ। नेक्स्ट 162 स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन आपको दिया जा रहा है। स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। डेफिनेटली स्पेक्ट्रल क्वालिटी जो है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर एक रेंज आप डिस्कस करते हैं, और आप स्टूडेंट्स ये कहते हैं ये जो है वो फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन है, पार है। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो यूवी रेज है, और ये यूवी रेज लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल हैं, जो हार्मफुल इफेक्ट कोज करती भी हैं। तो आपको जो दे रखा है सेलेक्ट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन। करेक्ट इंटरप्रिटेशन हमें सेलेक्ट करनी है। शॉर्ट वेव रेडिएशंस आर एक्सट्रीमली हार्मफुल और द लिविंग ऑर्गेनिज्म। डेफिनेटली जो शॉर्ट वेवलेंथ है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक्सट्रीमली हार्मफुल होती हैं। जैसे आप यूवी रेज कह सकते हैं, उससे पहले आप ये कह सकते हैं एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, तो ये सब जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एक्सट्रीमली हार्मफुल होती हैं। फिर लिखा है लॉन्ग वेव रेडिएशंस आर नॉट यूजफुल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप स्टूडेंट्स अगर देखें लॉन्ग वेव रेडिएशंस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूजफुल नहीं है, ऐसा परफेक्टली हम नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए ये जैसे मैं स्पेक्ट्रम अगर देखूं तो एक ब्लू स्पेक्ट्रम हम काउंट करते हैं, एक रेड स्पेक्ट्रम हम काउंट करते हैं। तो जो रेड स्पेक्ट्रम की लाइट है वो कंपैरेटिवली हायर वेवलेंथ है या लॉन्गर वेवलेंथ है, तो वो पूरी तरीके से यूजफुल नहीं हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। फिर लिखा है यूवी कंपोनेंट्स ऑफ रेडिएशंस आर सिग्निफिकेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये सारे केसेज में सही नहीं है, आपको पता है। जहां फाइकोबिलिन्स प्रेजेंट है, रेड एल्गी जो है वो ही इसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये रेलिवेंट रेफरेंसेस नहीं हुए। स्पेक्ट्रल क्वालिटी इज ए बेसिक पैरामीटर मेजर टू टेम्परेचर ऑफ हैबिटेट। स्पेक्ट्रल क्वालिटी नहीं, यहाँ लाइट इंटेंसिटी अगर स्टूडेंट्स दिया जाता तो लाइट इंटेंसिटी आप ये कह सकते हैं बेसिक पैरामीटर हो सकता था किसी भी हैबिटेट के टेम्परेचर को डिटरमाइन करने का। इसलिए करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स 161 का आपको मिलेगा फर्स्ट। द फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 163 द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड, ब्राउन एंड ग्रीन एल्गी कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। रेड, ग्रीन और ब्राउन एल्गी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको आप हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, सॉरी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन या मेंशन कर रखा है। आप एक्वेटिक हैबिटेट में हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं। इसका सीधा इंपैक्ट जो है स्टूडेंट्स यहाँ लाइट का होता है। तो सबसे पहली बात तो एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, हाँ आप कह सकते हैं फाइकोसाइनिन और फाइकोबिलिन्स जो हैं उनका इंपैक्ट है। इसके अलावा आप कहेंगे क्रोमेटिक अडेप्टेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर स्टूडेंट्स क्रोमेटिक अडेप्टेशन के कारण ये हुआ है। फिर आपको दे रखा है लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी। डेफिनेटली लिविंग ऑर्गेनिज्म और जो एल्गी हैं उनकी लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी के कारण भी ऐसा है, लेकिन लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी जो है उसके बजाय यहाँ जो पिगमेंट और जो क्रोमेटिक अडेप्टेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेनिट्रेशन ऑफ लाइट एट डेप्थ,
ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन अगर वो एल्गी वहां प्रेजेंट नहीं होते लाइट तब भी पेनिट्रेट हो जाती। तो इस केस में देखिए मैं कह सकता हूं ए और जो बी है, बी सबसे परफेक्ट है। आपको एक ऑप्शन ए और बी दे रखा है, हम इसको चूज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको बी और सी दे रखा है, बी ठीक है लेकिन बी के साथ सी को हम लें ये परफेक्ट नहीं है। ए बी और सी तीनों को यहां स्टूडेंट्स चूज किया जा सकता है। लाइट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, तो डेफिनेटली यहां हमारा जो आंसर होगा वो आंसर 163 के केस में स्टूडेंट्स हो जाएगा 4। क्लियर, 163 के केस में स्टूडेंट्स आंसर होगा 4। क्लियर, नेक्स्ट 164, गिवन बिलो आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एन इकोसिस्टम। किसी एक इकोसिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हैं वो नीचे दिए गए हैं। आपको दिया गया है पहले लो डाइवर्सिटी, सॉरी ये अब देखिए आपको दिया गया है सबसे पहले लो डाइवर्सिटी, फिर देख रखा है लिटिल साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लो डाइवर्सिटी जैसे मैं क्रॉपलैंड कोई एग्जांपल ले लूं, आपको पता है क्रॉप फील्ड जो होगा वहां जेनेटिक डाइवर्सिटी कम होगी, लो लेवल ऑफ डाइवर्सिटी होगी क्योंकि एक ही टाइप की क्रॉप होगी, कुछ वीड्स वगैरह के होने की पॉसिबिलिटी है। फिर लिखा हाई प्रोडक्टिविटी, डेफिनेटली कुछ की प्रोडक्टिविटी हाई हो सकती है, जैसे शुगर केन जो फील्ड है स्टूडेंट, शुगर केन फील्ड्स की अगर आप डाइवर्सिटी सॉरी जो प्रोडक्टिविटी है वो अगर देखें तो 3 to 4 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर ये आती है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से थोड़ा ही कम है। तो इस तरीके से यहाँ जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये आप कह सकते हैं क्रॉप फील्ड का हो जाएगा कृषि भूमि पारी तंत्र। सो 164 का जो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है वो हुआ सेकंड। नेक्स्ट 165, इन हाइड्रार्ड सक्सेशन आपको पूछा गया है हाइड्रार्ड सक्सेशन में विच वन स्टेज कम बिटवीन द रीड स्वैम्प एंड स्क्रब स्टेज। रीड स्वैम्प और स्क्रब के बीच में कौन सी स्टेज आती है? तो सबसे पहले तो देखो हमें ये क्लियर करना चाहिए, आप ये कहते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो होंगे वो फाइटोप्लैंक्टॉन्स यहाँ पाइनियर स्पीसीज को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो पाइनियर स्टेज होगी। उसके ठीक बाद आप कहेंगे सबमर्ज आएगा, ये सबमर्ज प्लांट सेकंड स्टेज स्टूडेंट्स होता है। फाइटोप्लैंक्टन जो फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिज्म होती है एक तरीके से वो फर्स्ट स्टेज होता है। सबमर्ज के बाद आप स्टूडेंट्स कहते हैं फिर फ्री फ्लोटिंग आएगा, तो तीसरी स्टेज ये हो जाएगी। और फोर्थ स्टेज आप ये कह सकते हैं यहां आता है स्टूडेंट्स रीड स्वैम्प, यहां जो लिख रखा है इसको फोर्थ में लिख देता हूं, ये रीड स्वैम्प है। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है मार्स मीडो, और मार्स मीडो के बाद स्टूडेंट्स आती है स्क्रब स्टेज। तो हमें यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रीड स्वैम्प और स्क्रब स्टेज है उसके बीच क्या आएगा, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए मार्स मीडो स्टेज, कच्छ स्वादल अवस्था। तो 165 का जो करेक्ट आंसर है वो हो गया स्टूडेंट्स 165 का सेकंड। 166 देखिए 166 जो है ये आपको दे रखा है गिवन बायोम इज बिलो डिस्ट्रीब्यूशन विद रेस्पेक्ट टू द एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। एनसीईआरटी का बायोम ग्राफ आपको दे रखा है। ए को कह रहा है रिच इन बायोडाइवर्सिटी, ए आपको पता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, और जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है इस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में बायोडाइवर्सिटी स्टूडेंट्स डेफिनेटली ज्यादा है। फिर बी दे रखा है ट्रीलेस बायोम, तो आपको पता है ग्रासलैंड जो होते हैं वो बेसिकली ट्रीलेस बायोम होते हैं। थर्ड आपको दे रखा है, ये दोनों सही हैं। इनकरेक्ट मैच हमारे से पूछा है कॉनिफरस एंड एवरग्रीन ट्रीज। देखिए सी जो है वो कॉनिफर फॉर्म तो है लेकिन एवरग्रीन ट्रीज स्टूडेंट्स आपको दे रखा है। एवरग्रीन ट्रीज आप यहां नहीं कह सकते, इस केस में ये जो सी वाला मैच है वो इनकरेक्ट है। डी में पढ़ लेता हूं एक बार, एम्फीमेरल्स एंड सकेलेंट जीरोफाइट्स, डी स्टूडेंट्स डी जो है वो आपको पता है डेजर्ट बायोम है, ऑब्वियस है ये सही होगा। तो हमारे पास इस 166 का करेक्ट आंसर आ गया सी, थर्ड आंसर इसका स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, नेक्स्ट 167 which of the following is referred to as chemosynthetic और chemosynthetic powered chemosynthesis powered ecosystem। देखिए एग्जाम में पहले भी एक बार क्वेश्चन आ गया था, जो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं स्टूडेंट्स, जो डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं, इन डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया आप ये कह सकते हैं एक तरीके से प्रोड्यूसर है, और जो बैक्टीरिया यहां प्रेजेंट होगा वो बैक्टीरिया इसलिए प्रोड्यूसर है क्योंकि अपनी कीमोसिंथेटिक नेचर वो रखता है। ग्रासलैंड में आपको पता है फोटोट्रोफिक एक्टिविटी होती है, इंटरटाइडियल इकोसिस्टम में भी फाइटोप्लैंक्टन्स हो सकते हैं, एक्वेटिक हैबिटेट है ये, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में भी प्लांट होंगे। तो आपका यहाँ स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा सेकंड, 167 में सेकंड आंसर कंफर्म है। 168 स्टूडेंट्स, 168 में आपको दिया गया है अकॉर्डिंग टू द इविल क्वार्टेट द मोस्ट एप्रोप्रिएट कॉज फॉर द एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन है ये स्टूडेंट्स, एन है, एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ सिचलिड फिश। देखिए वहां आपको दे रखा है
एक्सटिंक्शन का, तो ये इन्वेजिव स्पीसीज या सॉरी इन्वेजन के कारण है, इन्वेजन ऑफ एलियन स्पीसीज के कारण है। आपको दे रखा है कि जो विक्टोरिया लेक थी, क्लियर, उस विक्टोरिया या लेक विक्टोरिया में जो है वो नाइल पर्च स्टूडेंट्स इंट्रोड्यूस करवाई गई। अब जब नाइल पर्च को वहां इंट्रोड्यूस करवाया गया तो वो वहां की जो नेटिव फिशेज थी 2000 फिशेज, उनके एक्सटिंक्शन का कारण बन गई। तो यहाँ एलियन स्पीसीज जो है वो एलियन स्पीसीज इन्वेजन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ रीजन होगा। सारे आपको रीजन दे रखे हैं। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट कॉज और रीजन होता है, ये भी आपको यहाँ पता होना चाहिए। तो 168 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स है फर्स्ट। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 169 आपसे पूछा गया है which of the following statement about biogeochemical cycle is not true? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? सल्फर चक्र गैसीय व अवसादी दोनों होता है। देखिए बेसिकली अगर साइकिल देखा जाए तो साइकिल तो आप ये कह सकते हैं जो सल्फर है वो सेडिमेंट्री ही है, लेकिन गैसियस एग्जिस्टेंस स्टूडेंट्स उसका जो है वो आप ये कह सकते हैं पॉसिबल है। उसके बाद दिया गया है आपको on withering of the rocks, a small amount of phosphorus dissolved in soil solution and are absorbed by the plant। ये बिल्कुल परफेक्ट बात कही गई है, परफेक्ट स्टेटमेंट है। फिर लिखा है एक्सचेंज ऑफ फोस्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट इज नेग्लिजिबल। ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट के बीच में जो फोस्फोरस का एक्सचेंज है वो नेग्लिजिबल है। स्टूडेंट्स अगर गैसियस केस में कहें तो डेफिनेटली नेग्लिजिबल है, और वैसे भी एनवायरमेंट के और सल्फर जो है सॉरी फॉस्फोरस जो है सेडिमेंट्री साइकिल, उसका अगर एनवायरमेंट से कनेक्शन अगर आप देखें या एनवायरमेंट के बीच साइक्लिंग प्रोसेस देखें तो बहुत वाइड साइक्लिंग नहीं होती। इन सेडिमेंट्री साइकिल बायोजियोकेमिकल मटेरियल इन्वॉल्व इन द सर्कुलेशन इज गैसियस, तो ये डेफिनेटली इनकरेक्ट हो गया। तो आपके पास स्टूडेंट्स जो नॉट ट्रू रेफरेंस है वो आप ये कह सकते हैं फोर्थ वन है। यहां देखिए स्लाइटली आपको देखना पड़ेगा एक एक बात को, जो चीजें हैं वो काफी क्लोज हैं, लेकिन फोर्थ जो है वो कंप्लीटली इनकरेक्ट रेफरेंस है। थर्ड जो आपको दिया गया है उसमें एनवायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच फोस्फोरस का जो एक्सचेंज है वो नेग्लिजिबल फॉर्म में दिया गया, इसीलिए लिमिटिंग फैक्टर होता है। और इधर अगर आप देखें तो ये बिल्कुल परफेक्ट लिखे हुए हैं। वो गैसियस साइकिल बेसिकली गैसियस है, लेकिन उसको सेडिमेंट्री सॉरी साइकिल बेसिकली सेडिमेंट्री है, लेकिन उसको गैसियस में भी आप देख सकते हैं, गैसियस एग्जिस्टेंस भी सल्फर का हो सकता है। तो इस तरीके से आंसर हो गया आपका फोर्थ। 170 लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ फूड चेन डिपेंड्स ऑन। देखिए किसी भी फूड चेन की लॉन्ग टर्म जो स्टेबिलिटी है, अब ये कोई फूड चेन अगर है, इसके लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की आप बात करेंगे तो स्टूडेंट्स जितना प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के पास प्रोडक्टिविटी होगी उतना ही लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटी है। और ये जो प्रोडक्टिविटी है ये जीपीपी है, इसमें से आर ये यूटिलाइज कर देता है और इसके पास जो बचता है वो है स्टूडेंट्स एनपीपी। तो आप ध्यान रखें यहाँ जो फूड की अवेलेबिलिटी है वो फूड की अवेलेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। तो खाद्य श्रृंखला का लंबी अवधि तक स्थायित्व जो है वो निर्भर करता है अवेलेबल फूड पर। नेक्स्ट है बच्चों 171। देखिए 171 में आपको क्या दिया गया है, एन इंटरनेशनल ट्रीटी नॉन एज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड एज द मॉन्ट्रियल कनाडा इन 1987। तो देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो बेसिकली किससे कॉरिलेट था, जनरेट लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको लार्ज अमाउंट में जनरेट करने के लिए नहीं, कंट्रोल द इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज। डेफिनेटली स्टूडेंट्स ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज को जनरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये था। फॉरेस्ट और जो है उनका फॉरेस्ट का जो मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन है सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए नहीं था, और सुटेबल मैनर में कंजर्व द फॉरेस्ट, ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, ये अर्थ समिट वगैरह से रिलेटेड है। सो यहाँ आपके पास परफेक्ट आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा सेकंड। 172 की अगर बात की जाए, मैच द एनिमल्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद देयर लोकेशन इन कॉलम सेकंड। तो यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास देखिए मॉरिशस का डोडो स्टूडेंट्स दे रखा है। आपको पता है डोडो जो है वो मॉरिशस में प्रेजेंट होता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो क्वेगा आपको पता है अफ्रीका की है। थाइलिसिन जो है वो स्टूडेंट्स आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया की है, एंड स्टीलर सी काउ ये रसिया की है। तो ये ऑप्शन देख लीजिए आपके पास, फर्स्ट सी इसमें भी है, इसमें भी है, सेकंड ए इसमें भी है, फिर उसके बाद में थर्ड डी, थर्ड का डी जो है वो थाइलिसिन ऑस्ट्रेलिया। तो ये सेकंड आंसर स्टूडेंट्स यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 172। 173 आर सेलेक्टेड स्पीसीज है। जो आर सेलेक्टेड स्पीसीज है उनकी क्या स्पेसिफिकेशन है। देखिए आर सेलेक्टेड स्पीसीज जो होती हैं उनका स्टूडेंट्स बायोटिक पोटेंशियल, आप ये कहेंगे उनका जो बायोटिक पोटेंशियल है ये बायोटिक पोटेंशियल हाई होता है। हाई बायोटिक पोटेंशियल के साथ वो जो है वो एग्जिस्ट करती हैं।
तो ये हाई स्टेबिलिटी एंड लो बायोटिक पोटेंशियल कभी नहीं हो सकता। लो स्टेबिलिटी एंड लो बायोटिक पोटेंशियल, शॉर्ट लाइफ टाइम एंड हाई ग्रोथ रेट, ये स्टूडेंट्स थर्ड आंसर वहां हो सकता है। थर्ड आंसर में शॉर्ट लाइफ टाइम, ऑब्वियस है उनका लाइफ स्पान कम होता है और ग्रोथ रेट उनकी क्या होती है, हाई होती है। नेक्स्ट 174, वी हैव ए मॉरल ड्यूटी टू केयर फॉर द बायोडाइवर्सिटी, और फिर लिखा है वेल बीइंग एंड पास ऑन और बायोलॉजिकल लिगेसी टू गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशन, दिस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन आर्ग्यूमेंट इज कंसिडर्ड इन। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की जो आर्ग्यूमेंट्स है वो किस में आएंगे, एथिकल इशू में स्टूडेंट्स ये आते हैं, एथिकल आर्ग्यूमेंट में काउंट किए जाते हैं। नैरो यूटिलिटी और ब्रॉड यूटिलिटी जो है वो आपको पता है, नैरो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंस है उससे कोरिलेट करता है, और जो ब्रॉड यूटिलिटेरियन है ये इकोसिस्टम सर्विसेज से कोरिलेट करता है। द सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। 175, which one is not an example of in situ conservation? स्टूडेंट्स जो इन सीटू कंजर्वेशन होता है, ये इन सीटू कंजर्वेशन ऑन साइट कंजर्वेशन होता है, इसको आप ऑन साइट कंजर्वेशन कह सकते हैं। और ये जो ऑन साइट कंजर्वेशन होगा नेशनल पार्क का भी होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का भी होगा, दोनों का है, बायोस्फीयर रिजर्व का भी है, सैक्रेड ग्रूव्स भी होगा। फिर देखिए होम गार्डन, बॉटनिकल गार्डन्स जो आपको दे रखे हैं, तो ये कंजर्वेशन है एक्स सीटू। तो कौन सा इन सीटू का एग्जाम्पल नहीं है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आपका स्टूडेंट्स आंसर हो जाना चाहिए यहां फोर्थ। क्लियर। 176, क्लाइमैक्स स्टेज is achieved quickly in secondary succession as compared to the primary succession. Primary succession के comparatively secondary succession में climax जल्दी achieve कर लिया जाता है, because secondary succession जो है वो क्या कह रहा है, it occur on the bare area। नहीं स्टूडेंट्स, ये primary succession के लिए कहा जाता है occur after primary succession, ये ऐसा जरूरी नहीं है। occur on area where previously built organic matter is present, definitely students आप कहेंगे living substratum जो है, जो living सबस्ट्रेटम है, उस लिविंग सबस्ट्रेटम की जो प्रेजेंस है वो डेफिनेटली इस पर होगी। और फिर लिखा है ऑटोट्रॉप्स आर द पायनियर्स, जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो पायनियर्स हैं, ये डेफिनेटली ऑटोट्रॉप्स पायनियर्स हो सकते हैं, बट आपको जो सेकेंडरी सक्सेशन के क्विक होने का रीजन पूछा है उसके लिए थर्ड एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। 177, विच वन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बच्चों पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात आपसे की गई है। तो देखिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट अगर यहां हम देखें, यहां कहा गया क्रॉपलैंड इकोसिस्टम रिप्रेजेंट लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, डेफिनेटली सही होगा। कंटिन्यूअस एंड वेरिएबल इनपुट और एंट्री, वेरिएबल इनपुट और एंट्री एंड लॉस ऑफ द एनर्जी अकर्स इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में कंटिन्यूअस आप जानते हैं इनपुट भी होता है और आप ये कह सकते हैं वहां से लॉस भी हो रहा है, डिग्रेडेशन भी कंटिन्यूअसली हो रहा है। एंटायर बायोस्फीयर इज ऑल्सो नोन एज द ग्लोबल इकोसिस्टम, ये ठीक है। डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज एन इनपुट, स्टूडेंट्स डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो है वो लॉस में काउंट किया जाता है, उसको एनसीईआरटी ने आपको इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख के दिया है, वो आउटपुट होगा। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां स्टूडेंट्स हो जाएगा फोर्थ वन। क्लियर। नेक्स्ट तो देखिए अगला आपके पास 178 है। 178 में लिखा है बायोटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल नेटिलिटी मींस, बायोटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल नेटिलिटी क्या है, नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन अंडर ऑप्टिमम कंडीशन। डेफिनेटली किसी एक पॉपुलेशन का ऑप्टिमम कंडीशन में जो नेचुरल इंक्रीज है वो हो सकता है। फिर आगे पढ़ लेते हैं, देखिए पोटेंशियल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन बायोम, बायोम के रेफरेंस में ऑर्गेनिज्म का पोटेंशियल कहा गया है। फिर कह रहा है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन बायोम, नहीं। फिर कह रहा है स्टूडेंट्स स्पीसीज ऑफ मैक्सिमम नंबर इन पॉपुलेशन, एक समष्टि में जातियों की अधिकतम संख्या क्या जैविक विभव को शो करती है या जन्म दर विभव क्या है, तो आप कहेंगे नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन अंडर द ऑप्टिमम कंडीशंस। तो ये फर्स्ट जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ एप्रोप्रिएट आंसर होगा 178 का, जिसमें बायोटिक पोटेंशियल और आपसे पूछा गया है पोटेंशियल नेटिलिटी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 179 में देखिए इन सेकेंडरी सक्सेशन, इन सेकेंडरी सक्सेशन इन्वेजन ऑफ स्पीसीज डिपेंड्स ऑन, इन्वेजन किस पे डिपेंड करेगा, कंडीशन ऑफ सॉइल पे डेफिनेटली डिपेंड करेगा, प्रेजेंस ऑफ द प्रिमिटिव सबस्ट्रेटम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर मॉइस्चर, डेफिनेटली यहाँ स्टूडेंट्स सारे जो फैक्टर हैं वो रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो 179 में हम ये कह सकते हैं सारे फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं। फोर्थ इसका स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 179 के बाद 180, विच ऑफ द फॉलोइंग आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ए नेचुरल फिनोमिनन, डेफिनेटली हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है दैट इज द नेचुरल फिनोमिनन, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया है, नेचुरल फिनोमिनन होगा।
यूट्रॉफिकेशन इज ए नेचुरल फिनोमिनन इन फ्रेश वाटर बॉडीज। देखिए यूट्रॉफिकेशन का जो प्रोसेस है वो आप ये कह सकते हैं फ्रेश और मैराइन हैबिटेट दोनों में पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है उसकी। फिर आपको दे रखा है मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन ट्रॉपिकल एरियाज। जो ट्रॉपिकल एरियाज है उसमें अधिकांश जंगल नष्ट हो चुके हैं। देखिए ऐसा नहीं है, ट्रॉपिकल में अभी भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। हाँ, जैसे आप अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एग्जाम्पल लें तो वहां टोटल लैंड एरिया का 14% जो था, उस 14% में से आप ये कह सकते हैं वो अब कितना बचा है, नॉट मोर देन 6%। फिर लिखा है ओजोन इन अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज हार्मफुल टू द एनिमल्स। एनिमल्स के लिए ओजोन जो है वो एटमॉस्फेयर के अपर पार्ट में जो है वो हार्मफुल है। देखिए एटमॉस्फेयर के अपर पार्ट में स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट है और इसी को स्टूडेंट्स आप ओजोन सीथ कहते हैं। तो इसलिए आप ये कह पाएंगे ये जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। सो 180 का आंसर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाना चाहिए, फोर्थ। क्लियर? नेक्स्ट 181 एल्टीट्यूड सिकनेस विच इंक्लूड नोजिया, फैटिग्यू एंड हार्ट पल्पिटेशन ड्यू टू। अडेप्टेशन में क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो देखिए जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो आप कहते हैं लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है स्टूडेंट्स, वो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां जनरेट हो जाता है और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जनरेट होने से वहां आप ये कह सकते हैं ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है और इस तरीके से जो बॉडी है वो ये फेस करती है, सिकनेस फील करती है, जिसमें नोजिया, फैटिग्यू एंड हार्ट पल्पिटेशन आ गया। तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड 181 के केस में स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाना चाहिए सेकंड। क्लियर? नेक्स्ट वन 182 species area relationship among very large area like entire continents z value in the range of। तो देखिए एंटायर कॉन्टिनेंट के रेफरेंस में ये क्या हो सकता है, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप स्टूडेंट्स आपको ये दे रखा है जिसमें एरिया जो है उसको देखा गया। तो स्पीसीज की रिचनेस को एरिया के साथ जब प्लॉट किया गया तो जो स्लोप ऑफ लाइन है वो कह रहा है, 1 मिनट प्लीज, स्लोप ऑफ लाइन है वो कह रहा है अमेजिंगली 0.1 से 0.2 के बीच आएगी जब रिगार्डलेस टेक्सोनोमिक रेफरेंस एंड द रीजन आप ले रहे हैं। लेकिन यहां आपको दे रखा है एंटायर कॉन्टिनेंट के केस में आप लेंगे तो ये आएगा 0.6 से 1.2 और इसके कंपैरेटिवली ये मच स्टीपर हो जाएगी। तो ये जो है जेड का वैल्यू इस केस में मैं कह सकता हूं 0.1 से 0.2 आएगा। तो मेरे पास जो है वो फोर्थ ऑप्शन स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर फ्रूट ईटिंग बर्ड्स के लिए पूछा जाता है तो आप वहां जानते हैं 1.15 जो है वो इसका आंसर हो जाता। तो ये हुआ 182। 183 ये स्टूडेंट्स उसी से सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा गया है उपरोक्त ग्राफ में जाति समृद्धता क्षेत्र के बीच संबंध दर्शाया गया है। ग्राफ रिलेशन शोज बिटवीन द स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया which is rectangular hyperbola. At log scale it shows the straight line. In which of the following area line is more steeper? कौन से एरिया में लाइन मोर स्टीपर होगा स्टूडेंट्स, जहां डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होगी। तो देखो ग्रासलैंड में भी अच्छी होती है, फिर आपको टेम्परेट दे रखा है तो मुश्किल है, फिर आपको दे रखा है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। स्टूडेंट सबसे ज्यादा जो है वो टीआरएफ या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होने की पॉसिबिलिटी है, जहां आप ये कह सकते हैं जो लाइन है दैट विल बी द मच स्टीपर और मोर स्टीपर। स्टीपनेस बढ़ती चली जाएगी जितनी डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। क्लियर? 184 ए स्टेबल कम्युनिटी। एक स्टेबल कम्युनिटी का क्या कैरेक्टर है आपको बायोडाइवर्सिटी वाले चैप्टर में दे रखा है। स्टेबल कम्युनिटी हैज मोर स्पीसीज, ऑब्वियस है स्पीसीज ज्यादा होंगी। नॉट शो मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी ईयर फ्रॉम ईयर, ये स्टूडेंट्स ठीक बात है। और जब ईयर आफ्टर ईयर वेरिएशन नहीं होगा, स्पीसीज ज्यादा होंगी तो फूड चेन लॉन्गर हो सकती है। हालांकि वो पर्टिकुलर इकोसिस्टम जो है वो लेस स्टेबल हो सकता है, लेकिन आपको पता है नेचुरली एग्जिस्टेंस स्टूडेंट फूड चेन्स के बजाय जो फूड वेब्स हैं उन फूड वेब्स का होता है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि यहां जो है वो 184 का फोर्थ आंसर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 184 फोर्थ। 185 फिर स्टूडेंट्स आपको दे रखा है व्हेन डोमेस्टिक सीवेज मिक्स विद रिवर वाटर। डोमेस्टिक सीवेज को जब रिवर वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो क्या होगा, स्मॉल एनिमल्स लाइक रेट्स विल डाई आफ्टर द ड्रिंकिंग रिवर वाटर। पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट्स स्मॉल ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए। द इंक्रीज्ड माइक्रोबियल एक्टिविटी रिलीज द माइक्रोन्यूट्रिएंट सच एज आयरन। देखिए आयरन के रिलीज की पॉसिबिलिटी यहां नहीं है। द इंक्रीज्ड माइक्रोबियल एक्टिविटी यूज्ड ऑफ द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, डेफिनेटली डिसॉल्व हो जाएगा। फिर कह रहा है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज कर लिया जाएगा। द रिवर वाटर इज स्टिल सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग एज इम्प्योरिटीज आर ओनली अबाउट 0.1%। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डोमेस्टिक सीवेज जो है वो रिवर वाटर के साथ जब मिक्स किया जाता है, आपको ये कह रहा है रिवर वाटर के साथ
डोमेस्टिक सीवेज मिक्स किया जा रहा है, तो उस केस में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या हो सकता है? तो आप ये कहेंगे बढ़ी हुई सूक्ष्म जीव गतिविधि जो है वो घुलित ऑक्सीजन को प्रयुक्त कर जाएगी। ठीक है, इट इज स्टिल जो है वो ड्रिंकिंग वाटर है नहीं हम कह सकते। और एक आपको दे रखा है स्मॉल एनिमल लाइक रेट विल डाई आफ्टर ड्रिंकिंग रिवर वाटर, ये भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, पॉसिबिलिटी तो है। सो परफेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्टूडेंट्स 186 आपको दे रखा है, सेक्शन बी देखिए यहां से शुरू हो गया है। 186 which of the following set includes the organism at same trophic level? सेम ट्रॉफिक लेवल की जो ऑर्गेनिज्म है वो स्टूडेंट्स आपको यहां से चूज करनी है। तो जैसे देखो पहले स्पैरो दे रखा है, सीड खाता है, लॉइन वुल्फ, ये टॉप ट्रॉफिक लेवल के नहीं होगा। ग्रास होपर आपको दे रखा है, फिर फ्रॉग दे रखा है, स्नेक दे दिया, ये स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर आपको दे रखा है बर्ड और फिशेज, और इसके अलावा आपको दे रखा है स्टूडेंट्स मैन। तो 186 जो आपको क्वेश्चन दे रखा है इसमें बर्ड्स, फिशेज और मैन की पॉसिबिलिटी कम है। मैन को आप इसके साथ जैसे मान लीजिए किसी ट्री इकोसिस्टम की बात करें तो ये आ सकता है, और मैन भी जो है वो एज ए हर्बीवोर आ सकता है, लेकिन फिर फिशेज नहीं आएगा। जू प्लैंक्टन, ग्रास हॉपर एंड काउ ये आ सकता है स्टूडेंट्स। फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर ये हो सकता है, जो ग्रास हॉपर्स हैं वो आप जानते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हो सकते हैं और ग्रासलैंड में ही काउ हो सकती हैं। तो फोर्थ जो है वो आपके पास यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी एक ऑर्गेनिज्म का जो डेथ है दैट इज द बिगनिंग ऑफ, किसकी बिगनिंग हो जाएगी स्टूडेंट्स? ये जो है वो डीएफसी की बिगनिंग है। आप याद रखें जब भी कोई मरता है डेड ऑर्गेनिक मैटर से डीएफसी शुरू हो जाती है। जो डेट्राइटस है, इस डेट्राइटस का डीकॉम्पोजिशन प्रोसेस जो है वो स्टूडेंट शुरू हो जाता है। तो यहाँ डीएफसी जो है वो आपके पास अपराधी खाद्य श्रृंखला, ये थर्ड करेक्ट आंसर बच्चों हो जाएगा। 188 में देखिए पढ़ लेते हैं। ईच ऑफ द फॉलोइंग आर मोर प्रोडक्टिव इकोसिस्टम एक्सेप्ट, इनमें से जो है वो हर एक मोर प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है एक्सेप्ट किसको छोड़कर? तो बहुत साफ है, डेजर्ट को अगर आप छोड़ दें, किसके अतिरिक्त निम्न सभी अधिक उत्पादक पारितंत्र हैं? तो डेजर्ट जो है वो स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हैं लीस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है। और ये जो लीस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होगा डेजर्ट, ये आपको पता है प्रोडक्टिविटी कम प्रोवाइड करेगा। तो 188 जो आपके पास दिया गया है इसमें स्टूडेंट्स सेकंड आंसर हो जाएगा। यहां से मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट पे चलता हूं। 189 में बच्चों आपको दे रखा है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट सही हैं? प्रीडेटर हेल्प इन द कंट्रोल ऑफ प्रे पॉपुलेशन, सही बात है। इंटरफेरेंस कंपटीशन अकर व्हेन रिसोर्सेज आर अबंडेंट एंड सुपीरियर एंड इंफीरियर स्पीसीज आर प्रेजेंट, डेफिनेटली स्टूडेंट्स ये हो सकता है। इंटरफेरेंस कंपटीशन जो है वो अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज जब है तब भी हो सकता है। फिर कह रहा है कॉमन सेलिज विच ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच बोथ स्पीसीज बेनिफिटेड, कॉमन सेलिज में दोनों बेनिफिटेड नहीं होती स्टूडेंट्स, एक होता है जीरो और दूसरा होता है प्लस। एक के लिए आप कहेंगे नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड, और दूसरे के लिए आप कहेंगे बेनिफिटेड। म्यूचुअल इज ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच फिजिकल कॉन्टैक्ट रिक्वायर्ड बिटवीन टू स्पीसीज, डेफिनेटली यहाँ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड है। प्रोटो कोऑपरेशन इज ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप इन बिटवीन टू स्पीसीज, ये ऑब्लिगेटरी स्टूडेंट्स नहीं होता। तो इस तरीके से जो सी और ई है आपके पास ये इनकरेक्ट हो गए। आउट ऑफ 5 आपके पास 3 जो है वो स्टूडेंट्स करेक्ट हैं। सो इसका करेक्ट आंसर जो है 189 का स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास 3। क्लियर? नेक्स्ट 189 के बाद आ रहे हैं 190। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये कह रहा है कंपटीशन ऑलवेज अकर ओनली इन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। देखिए ग्रोस जनरलाइजेशन तो यही कहता है, लेकिन ये ऑलवेज जरूरी नहीं है। ऑलवेज जो है स्टूडेंट्स ये इसको यहां जो है वो कॉन्सेप्ट को चेंज कर देता है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। फिर कह रहा है प्रीडेटर प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल, अभी हमने डिस्कस किया था। बोथ स्पीसीज आर बेनिफिटेड इन म्यूचुअलिज्म एंड प्रोटो कोऑपरेशन, डेफिनेटली दोनों के लिए प्लस प्लस साइन ही जो है वो आप मेंशन करते हैं, लिखते हैं। ए बर्ड फीडिंग ऑन सीड इज कॉल्ड एज द पैरासाइट, उसको पैरासाइट आप नहीं कहेंगे, तो ये इनकरेक्ट रेफरेंस हो गया। तो एक तरीके से ए और डी जो है वो मेरे पास इनकरेक्ट रेफरेंस है, स्टूडेंट बी और सी जो है वो करेक्ट रेफरेंस है। तो ये कह रहा है सही है कितने, 1/4 का मतलब आपको देखिए आउट ऑफ 4 कह रहा है 1 ओनली, हाफ का मतलब 2, डेफिनेटली 2 करेक्ट है, 2 स्टूडेंट्स यहाँ इनकरेक्ट हैं। तो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो स्टूडेंट्स यहाँ हो जाना चाहिए 2 हाफ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 191 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दे रखा है इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो में दे नीड ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर टू काउंटरएक्ट। ये काउंटरएक्ट जो है एक तरीके से रोकथाम करना चाह रहा है डिसऑर्डरलीनेस की, ये आपको पता टेंडेंसी है।
द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है उन्हें निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। जो ट्रॉफिक लेवल से स्टूडेंट्स उसकी बात कर रहा है। जैसे देखो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है, आपको पता है सोलर रेडिएशन ये ट्रैप करता है, ये प्राइमरी कंज्यूमर को आता है, उसके बाद में सेकेंडरी कंज्यूमर, उसके बाद में आप कह सकते हैं टर्सरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर। तो यहां आप ये देखिए कॉन्स्टेंटली 10% ट्रांसफर होता है। कॉन्स्टेंट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्यों है? जैसे डिसऑर्डरलीनेस जो है उस डिसऑर्डरलीनेस को काउंटरएक्ट किया जा सके, क्योंकि नेचर की पहले से टेंडेंसी है, वहां अव्यवस्थापन पहले से है, तो वो जो प्रकृति की सर्वव्यापी अव्यवस्था है उसको रिड्यूस करने या रोकने के लिए स्टूडेंट्स क्या किया गया? 10% कांस्टेंट ट्रांसफर किया गया। एंड इट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन फूड चेन। तो 191 में स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा सेकंड। क्लियर? ये करेक्ट हुआ। इसके बाद देखिए 192 विच मस्ट बी प्रिजर्व्ड इन एन इकोसिस्टम। 1 मिनट। कौन सा एक इकोसिस्टम में प्रिजर्व किया जाना चाहिए? इफ सिस्टम इज टू बी मेंटेन, सिस्टम को मेंटेन अगर आपको करना है तो स्टूडेंट्स देखो प्रोड्यूसर भी जरूरी होते हैं, आपको पता है कार्निवोर्स डिकम्पोजर्स भी जरूरी होते हैं, डिकम्पोजर्स भी जरूरी होते हैं और कार्निवोर्स जो है कंज्यूमर्स भी जरूरी होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स, फिर कार्निवोर्स दे रखा है, पढ़ लेते हैं प्रोड्यूसर्स एंड डिकम्पोजर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट रेफरेंस यही होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे अगर आप देखेंगे तो प्रोड्यूसर्स के सॉरी डिकम्पोजर्स की प्रेजेंस है, ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करेगा, यहां से फूड चेन इनिशिएट होगी, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर का होना मस्ट है, तो प्रोड्यूसर एंड डिकम्पोजर आप ये कह सकते हैं सेकंड यहां जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 193 स्टूडेंट्स आपको दे रखा है स्पीसीज whose distribution is restricted to small geographical area because of the presence of a competitively superior species is found to be expand the distributional range dramatically when the competing species is experimentally removed। देखिए एक्सपेरिमेंटली आप कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज को रिमूव कर रहे हैं, जैसे बार्निकल बेलेनस और बार्निकल चैथेमेलस का एग्जांपल आपको दे रखा है। तो आपको बच्चों ये पता है कि जो बार्निकल बेलेनस है दैट इज द सुपीरियर स्पीसीज। तो इस केस में ये जो है वो क्या कहा जाएगा? एक्सपेरिमेंटली अगर रिमूव किया जा रहा है तो इसको स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिवली रिलीज कहते हैं। आपने वहां क्या किया? एक्सपेरिमेंटली जो स्ट्रॉन्ग और सुपीरियर है उसको एलिमिनेट कर दिया। ऐसा करने से वहां जो इंफीरियर है उसकी ग्रोथ ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गई, उसमें ड्रामेटिक इंक्रीज आया और इसको आप कहते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। ठीक है। नेक्स्ट 194 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म एट सेम ट्रॉफिक लेवल। देखिए ऐसा ही एक क्वेश्चन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्पैरो आपको दे रखा है, लॉयन एंड वुल्फ पॉसिबल नहीं है। आपको पता है ये प्राइमरी कंज्यूमर हो सकता है, लेकिन लॉयन एंड वुल्फ बेसिकली टॉप कंज्यूमर ही है। ग्रास होपर और फ्रॉग हो सकते हैं, लेकिन स्नेक नहीं होगा। फिर दे रखा है बर्ड, फिशेज एंड मैन। स्टूडेंट्स बर्ड भी हो सकता है, मैन हो सकता है। फिर दे रखा है टाइगर, लॉयन, हॉक एंड पिकॉक। तो जो 194 आपके पास है स्टूडेंट्स, इसमें मुझे लगता है फोर्थ जो है वो ही करेक्ट हो पाएगा। ये सब जो हैं वो टॉप कंज्यूमर्स आपको रेफर किए गए हैं। 194 195 स्टूडेंट्स 195 गिवन बिलो इज एन इमेजिनरी पिरामिड ऑफ द नंबर्स। नंबर का पिरामिड आपको दे रखा है और कह रहा है व्हाट कुड बी द वन ऑफ द पॉसिबिलिटी अबाउट द सर्टेन ऑर्गेनिज्म एट सम ट्रॉफिक लेवल। तो नंबर का पिरामिड है, नंबर भी मेंशन कर रखा है। ये 1 ओनली, ये आपको दे रखा है 500 है, ये आपको दे रखा है 50 और ये कह रहा है 10 ओनली। द लेवल 1 पीपी इज पीपल ट्री पॉसिबल है एंड द लेवल एससी शीप, एससी शीप नहीं हो सकती। एक पीपल ट्री जो है उस पे आप ये कह सकते हैं सॉरी पीसी हो सकती है, एससी जो है वो शीप नहीं हो सकती, तो ये गलत हो गया। लेवल पीसी इज रेड्स एंड लेवल एससी इज कैट्स। लेवल एससी कैट्स पॉसिबल है, पीसी रेड्स भी पॉसिबल है, लेकिन अगर स्टूडेंट्स पीसी को आप रेड्स कह रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर को और एससी को आप कैट्स कह रहे हैं, तो यहां जो है वो आपको प्रीडेशन के लिए ग्रासेज नहीं लेनी चाहिए, तो ये इनकरेक्ट रेफरेंस है। लेवल पीसी इज इंसेक्ट्स, पीसी पर इंसेक्ट्स हो सकते हैं, 500 ज्यादा नंबर दे रखा है। एंड लेवल एससी इज द स्मॉल इंसेक्टिवोर्स बर्ड्स। स्टूडेंट्स ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा पॉसिबल कंडीशन मुझे लग रही है। लेवल पीसी इंसेक्ट हो सकता है, लेवल एससी स्मॉल इंसेक्टिवोर्स, तो मुझे लग रहा है थर्ड करेक्ट है। लेवल पीपी इज फाइटोप्लैंक्टन्स इन सी, ये ठीक है। एंड वेल ऑन टॉप टीसी, वेल ऑन टॉप टीसी तो वो कह रहा है, लेकिन फाइटोप्लैंक्टन का नंबर कभी भी कम नहीं हो सकता, वो ज्यादा होता है। सो करेक्ट रेफरेंस विल बी द थर्ड स्टूडेंट्स यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 196 प्रीडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। वो कह रहा है प्रीडेशन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। प्रीडेशन वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बिकॉज क्यों? ट्रॉफिक एनर्जी ट्रांसफर इज फैसिलिटेटेड बाय, जो ट्रॉफिक एनर्जी है दैट ट्रांसफर इज फैसिलिटेटेड बाय
किसके थ्रू ट्रांसफर किया जाता है? प्रीडेशन के थ्रू ही ट्रॉफिक एनर्जी ट्रांसफर की जाती है, सही बात है। प्रीडेशन हेल्प इन द कंट्रोल प्री पॉपुलेशन, ये भी ठीक है स्टूडेंट्स। प्रीडेशन प्री रिलेशनशिप एस्टैब्लिश ए लिंक बिटवीन ट्रॉफिक लेवल्स, ये भी स्टूडेंट्स ठीक बात है। फिर लिखा है प्रीडेटर किल स्पेसिफिक प्रे, प्रीडेटर जो है वो स्पेसिफिक प्रे को किल करता है। ये एक स्पेसिफिकेशन तो है, लेकिन वो फूड अल्टरनेटिव्स नहीं मिलने की केस में वो अपना जो फीडिंग बिहेवियर है वो बदल लेता है। तो प्रीडेशन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके लिए आपको ए बी सी तीनों देखने चाहिए या फिर ए बी सी डी चारों देखने चाहिए। तो देखो ट्रॉफिक एनर्जी ट्रांसफर जो है वो इसके थ्रू फैसिलिटेट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए हमें लेना ही होगा। प्रीडेशन हेल्प इन द कंट्रोलिंग प्रे पॉपुलेशन, ये भी इसका स्पेसिफिकेशन है। और फूड चेन के जो लिंक है वो स्टूडेंट्स ये स्टैब्लिश करता है, तो इसको भी हमें यहाँ काउंट कर लेना चाहिए। तो मुझे लगता है ए बी और सी जो है वो फोर्थ आंसर ले लेना चाहिए। प्रीडेटर किल स्पेसिफिक प्रे, विशिष्ट शिकार को मारता है, ये ऑलवेज स्टूडेंट्स पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आपका आंसर यहां हो जाना चाहिए थर्ड। नेक्स्ट 197, देखिए 197 में कुछ पिरामिड्स आपको दे रखे हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड शो स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन विच सपोर्ट लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ द जूप्लैंक्टन। तो देखिए यहाँ PP4 दे रखा है और ये 21, तो ये पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, नहीं हो सकता। स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, अब आपको देखिए स्टैंडिंग क्रॉप दे रखा है, तो बायोमास का पिरामिड है, तो बायोमास के पिरामिड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं ये कह सकता हूं ये हो सकता है जिसका बेस स्मॉल हो और जो टॉप है वो कंपैरेटिवली ब्रॉड हो। इनका टॉप देखिए सबका स्मॉल है और बेस जो है वो स्टूडेंट्स क्या है, ब्रॉड है। तो 197 के केस में आप यहाँ फर्स्ट आंसर ही कह सकते हैं। नंबर लिख के थोड़ा कंफ्यूज किया गया है, फर्स्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। ये एनसीईआरटी के सारे पिरामिड्स हैं। नेक्स्ट 197 के बाद 198 है। इफ डीकम्पोजर्स ऑन अर्थ आर टोटली एक्सटिंक्ट, डीकम्पोजर्स को अगर आप एक्सटिंक्ट कर देंगे तो देखिए डीकम्पोजर्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो स्टूडेंट्स होता है न्यूट्रेंट साइक्लिंग प्रोसेस। जो न्यूट्रेंट्स हैं उनकी साइक्लिंग प्रोसेस नहीं हो पाएगी, तो आप ये कह सकते हैं मिनरल्स विल नॉट गेट रिसाइकल्ड, ये आंसर हो जाना चाहिए। और पढ़ लेते हैं, कार्निवोर्स विल नॉट गेट फूड, ऐसा नहीं है। बायोमैग्निफिकेशन विल नॉट अकर, इसका रिलेशन इससे नहीं है, वो प्रीडेशन पे डिपेंड करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन विल सफर, डेफिनेटली सफर करेगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रभावित होगा, लेकिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है वो उनके अलावा भी पॉसिबल है। तो आप ये कहेंगे जो मिनरल्स हैं विल नॉट गेट रिसाइकल्ड, थर्ड जो है दैट विल द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट स्टेटमेंट है 199 सॉरी, क्वेश्चन है 199। फ्लो ऑफ एनर्जी डिक्लाइन फ्रॉम लोअर और फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल टू अपर, लोअर और फर्स्ट टू आप ये कह सकते हैं अपर ट्रॉफिक लेवल पर जो एनर्जी फ्लो है वो डिक्लाइन में जा रहा है। हालांकि कांस्टेंट 10% ट्रांसफर है, लेकिन डेफिनेटली स्टूडेंट्स जो क्वांटिटेटिव रिडक्शन है वो वहां देखने को मिलता है। फ्लो ऑफ एनर्जी डिक्लाइन फ्रॉम लोअर टू फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, लोअर और फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल टू अपर ट्रॉफिक लेवल और टॉप ट्रॉफिक लेवल इन इकोसिस्टम। तो ये किसके थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है? फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स नहीं, ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो को इंडिकेट करता है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ इंडिकेट करता है यूनिडायरेक्शनल फ्लो को, जिसमें आप कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये एंट्रोपी ट्रांसफर है, ये स्टूडेंट्स इसको एक्सप्लेन करता है। तो 199 के लिए आप आंसर कह सकते हैं सेकंड यहां आपके पास हो जाएगा। उसके बाद लास्ट 200, द लेंथ ऑफ ए फूड चेन, लेंथ ऑफ ए फूड चेन इन एन इकोसिस्टम इज जनरली 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल्स। और इसका बेसिक रीजन क्या है? देखिए एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो क्वांटिटेटिव रिडक्शन शो करता है, तो जितना ज्यादा ट्रॉफिक लेवल्स बढ़ेंगे उतनी एनर्जी कम हो जाएगी, लास्ट में तो एनर्जी इतनी ही बचेगी कि ट्रॉफिक लेवल भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या पॉसिबल है? क्वालिटी ऑफ एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉफिक लेवल, देखिए क्वालिटी का कोई कंसर्न यहां नहीं है। फिर है क्वांटिटी ऑफ एनर्जी डिक्रीज फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल, ये डेफिनेटली डिक्रीज होती है, इसलिए स्टूडेंट्स ऐसा हो सकता है, सेकंड आंसर हो सकता है। आगे पढ़ लेते हैं। क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिक लेवल, ऐसा नहीं है लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल पर क्वांटिटी इंक्रीज नहीं होती है। फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल, डेफिनेटली देखिए क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी रखा गया, सेकंड और फोर्थ पे आप जा सकते हैं, लेकिन सेकंड जो है वो परफेक्ट रीजन है। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और दिस विल शो द सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने 200 क्वेश्चंस जो 151 से 200 मैंने डिस्कस किए, 50 क्वेश्चंस थे मिड सेशन डीटीएस एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स और स्टेटमेंट्स को हमने कंप्लीटली कवर करने की कोशिश की और मैंने कम टाइम में कोशिश की है आपको प्रॉपर एक्सप्लेन दी जाए, आपको सारा मैटर पहुंचाने के लिए हम हर बार प्रयास करते रहेंगे। हमारे एफर्ट्स जो हैं वो डेफिनेटली आपको अपना ट्रैक
फैसिलिटेट करने और आपको अच्छा करने के लिए ऑलवेज मोटिवेट करते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।